अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़ारूक रशीद फ्रॉम आरी कंसल्टेंट्स। एक बड़ा जो कॉमन क्वेश्चन जो मैं अपने क्लाइंट से डिस्कस करता हूँ जब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया होता है कि वो अपना एक नया बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं और अब उन्होंने एक बिज़नेस रजिस्ट्रेशन मेथड या मॉडल की तरफ जाना है, तो एक बड़ा कॉमन कन्फ्यूजन ये होता है कि हम रजिस्टर्ड पार्टनरशिप की तरफ जाएं, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप की तरफ जाएं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इसकी क्या हमें इम्प्लिकेशंस फील हो सकती हैं डाउन द लाइन। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं दोनों है क्या। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप ये होती है जिसको आप किसी गवर्नमेंट इदारे में रजिस्टर ना करें उसकी लीगल आइडेंटिटी की हद तक। वो भी टेक्निकली कम्प्लीटली अनरजिस्टर्ड उस तरीके से नहीं होती क्योंकि एफबीआर में तो आप उसका एनटीएन लेते हैं, तो टैक्स पर्पसेस के लिए आप उसको रजिस्टर करते हैं अपनी जगह। लेकिन एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में या एसएसीपी में या किसी और इदारे में उसको अलग से रजिस्टर नहीं किया जाता अंडर एनी रेलिवेंट लॉ, इस वजह से उसको एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप कहा जाता है। अच्छा, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप में कुछ नुकसानात हैं कि आप किसी गवर्नमेंट इदारे में क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है, तो कहीं पे आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी, थोड़ी ज़्यादा एक फॉर्मल स्ट्रक्चर चाहिए होता है, तो वो आप नहीं कर सकते। फिर पार्टनर्स का आपस में कुछ डिस्प्यूट हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, तो वो आप रिजॉल्व करने के लिए किसी थर्ड पार्टी के पास उस तरीके से नहीं जा सकते। वैसे तो आर्बिट्रेशन क्लॉजेस वगैरह होते हैं, ऑल दैट इज़ पॉसिबल, लेकिन आपकी डीड कहीं पे रजिस्टर्ड उस तरीके से नहीं है, तो फिर वो कोई लॉस को उस तरीके से गवर्न भी नहीं करता। तो ये एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड एक उसके अंदर जो है प्रॉब्लम्स हैं। फिर कहीं पे बैंक आपको कहता है कि हर बैंक की अपनी पॉलिसी है, कुछ बैंक्स कहते हैं कि नहीं भाई हमें तो आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप ही लेके आएँ, फिर हम आपका बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। या ये जो इंटरनेट पेमेंट गेटवेज़ हैं कहीं उसकी आपको इंटीग्रेशन करानी है, वो आपको कहते हैं कि भाई रजिस्टर्ड एक इदारा होना चाहिए। कहीं आप एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं, कहीं आप बड़े कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं एज अ पार्टनर, एज अ वेंडर, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई कोई रजिस्टर्ड बिज़नेस होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज़ में अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप उस तरीके से एडिक्वेटली सूटेबल है नहीं। फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप वो क्या होती है, वो अच्छा रजिस्टर्ड पार्टनरशिप दो जगह पे इट इज़ पॉसिबल कि आप अपनी पार्टनरशिप को जो है वो रजिस्टर करें। सो आप अपनी पार्टनरशिप को एक प्रोविंशियल बॉडी में भी रजिस्टर कर सकते हैं जो कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स कहलाती है, और आप अपनी पार्टनरशिप को एससीसीपी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी रजिस्टर करा सकते हैं, जहाँ पे एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आप खुद को रजिस्टर कराएंगे। अब कहने को तो ये दोनों रजिस्टर्ड पार्टनरशिप्स हैं, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक फंडामेंटल डिफरेंस दोनों में ये है कि जो आप एक एससीसीपी में एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर कराते हैं, वहाँ पे आपको एक लिमिटेड लाइबिलिटी इस तरीके से मिलती है कि आपको एक लीगल कवर मिलता है, एक लीगल प्रोटेक्शन मिलती है कि कल आपके बिजनेस में कुछ लॉसेस आ जाते हैं, कोई आपके खिलाफ कोई लिटिगेशन कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट्स हैं, जो पर्सनल सेविंग्स हैं, घर है, गाड़ी है, गोल्ड स्टॉक्स वगैरह, जो भी आपकी पर्सनल एसेट्स हैं, वो सब कुछ प्रोटेक्टेड रहेगा। वो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि बिजनेस का कर्जा लाइबिलिटीज़ उतारने के लिए आप इन तमाम एसेट्स को पहले सेल ऑफ करें। ये बेनिफिट सिर्फ आपको एक रजिस्टर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर ही अवेलेबल है, ये आपको किसी और पार्टनरशिप स्ट्रक्चर के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इस स्ट्रक्चर का। और जो दूसरी तरफ जो आपकी रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है, वो भी अलबत्ता है, वो दैट इज़ ऑल्सो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, और वो रजिस्टर होती है अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि एक फेडरल लॉ हुआ करता था। अब डिफरेंट प्रोविंसेस ने उसको उसमें अमेंडमेंट करके उसको अडॉप्ट कर लिया है अपने रिस्पेक्टिव प्रोविंस के लिए। तो वहाँ पे भी आप अपनी इस पार्टनरशिप को रजिस्टर करा सकते हैं। अब उसमें रिलेटिवली एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड से थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा ऐसे होता है कि वो बिकॉज इट इज़ रजिस्टर्ड समवेयर, आपकी पार्टनरशिप डीड, आपके पार्टनर्स का रिलेटिव जो प्रॉफिट एंड लॉस है, उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, बुक्स आप कब क्लोज कराओगे, ये ऑडिट कैसे कराओगे, कराओगे नहीं कराओगे, ये तमाम सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी होती हैं। तो एक गवर्नमेंट बॉडी के पास बिकॉज इट्स रजिस्टर्ड, तो कुछ ना कुछ आपको एक लीगल कवर और प्रोटेक्शन मिलता है। हाँ, लेकिन इस केस में आपकी लाइबिलिटी फिर भी अनलिमिटेड होती है, जिसका मतलब ये है कि इन केस ऑफ एनी लॉस लिटिगेशन, कोई भी थर्ड पार्टी जो है वो जिसके ऊपर आपके बिजनेस के ऊपर कर्जा है, वो इंडिविजुअल पार्टनर्स को जाके वो इन्फोर्स करा सकते हैं कि आप अपने पर्सनल एसेट्स को सेल ऑफ करें, और आप हमारी जो आपकी तरफ ऑब्लिगेशंस हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, वो आपने किसी भी सूरत पूरी करनी है। तो ये कुछ ब्रॉड डिफरेंसेस हैं बिटवीन रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप्स। इन टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स के हवाले से हमने बड़ी डिटेल्ड वीडियोस और भी बनाई हैं जो आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी
کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اس کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہم سے کنیکٹڈ رہیں تاکہ اس قسم کی اور ہیلپ فل ویڈیوز ہم آپ تک لا سکیں۔ بزنس فارمیشن، ٹیکس اینڈ کمپلائنسز کے حوالے سے، اپنی ای آر پی امپلیمنٹیشنس کے حوالے سے آپ کو کسی بھی سروس کی ریکوائرمنٹ ہو تو آپ ہمارے آر اے کنسلٹنٹس کے ٹیم آف ایکسپرٹس کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے ہوئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے بھی، اور چینل کے ڈسکرپشن میں بھی جو ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلس ہیں، واٹس ایپ نمبر ہے، وہاں پہ آپ ریچ آؤٹ کر کے ہماری ٹیم سے جب چاہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ سو دس از فاروق رشید فرام آر اے کنسلٹنٹ سائننگ آف۔ امید ہے آپ سے اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔